हेलो एंड वेलकम टू विंग्स आईएएस गाइस। जेकेएस 2021 के एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आ ही चुका है और ऑलरेडी टॉपर स्टॉक की सीरीज़ हमारे चैनल पे चली रही है। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव अनदर गेस्ट विद अस टुडे, मिस आरुषि सबरवाल, who has scored rank 13th, one of our students, and she has made us proud, and she's a daughter of the soil, जम्मू से ही belong करती हैं। So welcome आरुषि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, sir. Thanks a lot. And I know it's been very difficult, very busy days for you. बहुत से लोग घर में आ रहे हैं इंटरव्यू लेने, इतने सारे मीडिया चैनल्स एंड ऑल दीज, और फिर रिश्तेदारों का भी काफ़ी जमावड़ा होता है, और उसके बाद भी आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू। सो आरुषि, सबसे पहले तो जो एक बहुत ही क्लीशे सवाल है, बड़ा कॉमन सवाल है, हाउ आर यू फीलिंग? सर ये बिल्कुल क्लीशे सवाल नहीं है, मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप इतने सालों से मेहनत कर रहे होते हो, फाइनली वो जब चीज़ आपको मिल जाती है तो वो फीलिंग, आई वुड से, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। तो हैप्पीनेस से ज़्यादा मुझे काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं बहुत सुकून महसूस हुआ उस वक्त, क्योंकि हमें सुबह 5 बजे के करीब पता चली न्यूज़ की फाइनली आई हैव क्लियर्ड इट। तो एक सुकून भरा बहुत एहसास था। मेरी मदर और फादर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। माई मदर, शी स्क्रीम विद जॉय, शी हैड टीयर्स इन हर आईज, बट मुझे काफ़ी एक लेवल का सुकून था कि फाइनली इट हैज़ हैपेंड। ट्रू। और जब इंसान 2-3 साल की मेहनत करता है, आपका सेकेंड अटेम्प्ट था ये? yes, दो, मतलब इनफैक्ट अराउंड 2 to 3 years आपकी मेहनत थी ही। yes, उसके बाद प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू स्टेज से बाहर जाना, वो अपने आप में एक बहुत डिस्करेजिंग फीलिंग होती है। और जब उसका कल्मिनेशन होता है फाइनली, जिस चीज़ को आपने सपने में देखा होता है कि वन डे यू विल बी इन इम्पा, और वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, एंड यू विल बी फाइनली बी एबल टू इंटरैक्ट विद पीपल एंड मेक अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर लाइफ्स, वो फीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। But it takes time to sink in, doesn't it? You still don't feel anything different. मतलब as long as you are not in the training, जब तक आप ट्रेनिंग में नहीं जाओगे तब तक आपको लगेगा नहीं, सब नॉर्मल ही है, बस लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। yes, sir. So आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, सब्जेक्ट्स क्या थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। yes, sir. तो सर मेरी जो एजुकेशन है, स्कूलिंग आई डिड फ्रॉम केसी पब्लिक स्कूल जम्मू। सो देयर आफ्टर आई परस्यूड माई बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी in electronics and instrumentation from Jammu University। और मेरी पूरी जो परवरिश है जम्मू से हुई है। आई बिलोंग टू जम्मू, और तब से आफ्टर परसुइंग माई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। सो इट हैज़ बीन अ रियली वेरी लॉन्ग जर्नी since then. When did you complete your graduation? So it was in 2016. 2016. Then you did PG something? No, sir, I did not. So you kept preparing for that? Yes, sir. तब से तो 2016 की नोटिफिकेशन में तो एलिजिबल नहीं रहे होंगे, आपने 18 वाला एग्जाम दिया होगा, 2018 वाला। सो दैट्स व्हाई यू हैड टू वेट सो लॉन्ग, बिकॉज देयर वर नो नोटिफिकेशंस। बट यू नो दे से ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सो इट हैज़ एंड वेरी वेल फॉर यू। 13 रैंक है। आप, मेरी नज़र में तो टॉप 50 जो लोग हैं उनमें सिर्फ 10 मार्क्स का डिफरेंस है, तो सब टॉप ही हैं। दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि टॉप 50 में आना इज अ बिग थिंग, क्योंकि आधे नंबर से आपका रैंक बदल रहा है, आधे नंबर से। तो आधा नंबर तो इंसान एग्जाम में थोड़ा हाथ थक गया और कोई पॉइंट भूल गया, उसमें ही निकल जाता है। तो टू मी एवरीवन इन द टॉप 50 इज अ टॉपर। सो आरुषि, व्हाट वर योर सर्विस प्रेफरेंसेस? केएएस, केपीएस, कश्मीर अकाउंट सर्विसेज में क्या प्रेफरेंस था आपका? सर मैंने ऑर्डर में किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज एंड फाइनली द अकाउंट सर्विसेज। बट मैं अपने फादर से उस दिन रिजल्ट आने से पहले यही बात करी थी कि अगर मेरा पुलिस में हो जाता है, सो आई वुड बी वेरी सेटिस्फाइड, because I always dreamt of wearing a uniform, but apparently इसके लिए मैंने सर्विस का ऑर्डर यही दिया था। ऐसा कई बार होता है कि गर्ल्स की जो चॉइस होती है कि पहले कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फिर अकाउंट्स, फिर केपीएस, बट द फैक्ट दैट यू हैड केप्ट इट एट सेकंड पार्ट, ऑल्दो मतलब आई थिंक द टाइम हैज कम नाउ when we should have girls and you know at position of power, at position of law and order, at position of law making, executive, judiciary, और तीनों जगह पर होना बड़ा ज़रूरी है। If we see the participation of women in the political landscape, we only find 12.5% women in Lok Sabha. So now the time has come to opt for those jobs otherwise considered not suitable for women. So खैर अब तो वो आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। रैंक 13 थे तो आपको केएस ही मिलना है। yes, तो खैर लेट्स से कि ऊपर वाले ने भी कुछ सोचा ही होता है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। अब आपको कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो शायद आपकी इस इंटरव्यू से इंस्पायर हों और तब प्रिपरेशन शुरू करें। व्हाट इज़ योर मैसेज टू देम? हाउ शुड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग?
एंड हाउ शुड दे गो अबाउट इट और थ्रू आउट द ईयर. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये रहता है कि मोटिवेट रहना थ्रू आउट दिस जर्नी 1.5 years, 2 years, 3 years, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो पहला सवाल ये कि हाउ शुड दे स्टार्ट, सेकेंड सवाल ये कि हाउ शुड दे रिमेन मोटिवेटेड, एंड थर्ड सवाल ये कि हाउ एवरीवन सेज कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में बैलेंस लाओ. सो व्हाट डज इट मीन टू यू, व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस शुड वी स्ट्राइक? अगर सर मैं इसका आंसर अपनी जर्नी के थ्रू देना चाहूँ, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है वो बिल्कुल, ये कहते हैं ना, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हुई है. I was not related to this background at all. I had no idea about polity, constitution. I could not even differentiate between communalism and communism. I could not understand what are fundamental rights. So I had to start with scratch books, you know. 5th, 6th standard से किताबें मैंने पढ़ना शुरू करी थी. तो अगर मैं वही जर्नी को लेके अगर किसी को बताना चाहूँगी कैसे करनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका जो मर्जी बैकग्राउंड हो, आप IITian हैं या फिर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस मर्जी बैकग्राउंड से हो, आपको इस फील्ड में क्यों आना चाहिए, सबसे पहले आपको उसका कारण ज़रूर पता होना चाहिए. आप केवल इसीलिए नहीं आइए क्योंकि सभी लोग कहते हैं इसमें रुतबा है या फिर काफ़ी अच्छी पोजीशन है. आपको अगर वाकई इस चीज़ में आना है तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि कई बार इसका संघर्ष बहुत लंबा हो जाता है और अगर आपको उस चीज़ का वाय नहीं पता होगा तो आप ये संघर्ष नहीं कर पाएंगे. तो मेरी जर्नी क्योंकि थोड़ी लंबी रही है, इस वजह से मुझे अपना वाई रीज़न पता था कि मैं क्यों आना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए वो पॉसिबल हो पाया. बेशक मुझे चीज़ें नहीं आती थी स्टार्टिंग में, आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. तो जो बच्चे बिल्कुल अभी नए आए हैं, कॉलेज में हैं या फिर किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बेसिक चीज़ें से शुरुआत कीजिए, अपना बेस जो है काफ़ी सॉलिड करिए. क्योंकि आप देखेंगे UPSC में, JKPSC में अब आप देखेंगे कि काफ़ी वो आपके, पहले एक बात आती थी कि करंट अफेयर्स के पीछे काफ़ी वो था, पर 1-2 साल से आप देख रहे हैं कि बेसिक चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिर से हो गई हैं. इस बार मेंस में भी देखा गया. तो अपना बेसिक फाउंडेशन जो है इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो मेक श्योर दैट यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल योर NCERTs, द बेसिक बुक्स. एंड एट द सेम टाइम, जैसे आपने भी मेंशन किया एक बहुत अच्छी बात, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क. तो मैं हमेशा सोचती थी कि एक्चुअली में मतलब क्या होता है, कि स्मार्ट का मतलब होता क्या एक्चुअली में. तो स्मार्ट का मतलब सिंपल यही है कि आप एक्चुअली अगर ये समझ पाएँ इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, तो आपको उस लेवल का हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा. जैसे मुझसे जैसे जो स्टार्टिंग में गलती होगी, जो मैं अब एडवाइस करना चाहती हूँ बच्चों को, कि मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो सिलेबस को कभी भी एनालिसिस कर ही नहीं पा रही थी. मैं हमेशा फोकस करती थी कि मैं ढेर सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ और उनको एनालाइज करके मेरा काम हो जाएगा. लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो क्वेश्चन पेपर जो UPSC है, जो JKPSC है, वो आपसे एक कदम आगे सोचती है, तो आपको भी उसकी तरह सोचना पड़ेगा. So I started analyzing the papers. So all the students should first focus on the syllabus and analysis of the previous year question paper, and finally make sure कि वो इसके साथ well versed रहें. तो smart work का मतलब यही है कि कम resources के साथ भी आप maximum output जो है generate कर सकें. Very well said. तो अगर हम इसका मतलब points to be noted, जो भी लोग देख रहे हैं, कि you should be able to understand the demand of the exam that you can do by analyzing the previous year papers and syllabus. And then see some portions are more scoring than the others. तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अक्सर जो हम लोग भी रिकमेंड करते हैं, सुना भी है सेलेक्टेड कैंडिडेट से, कि एस्से ऑप्शनल एंड GS4. मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि दीज आर एरियाज वेयर शुड यू पुट मैक्सिमम एफर्ट, क्योंकि यहाँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा है. So, what do you think about it? Is it true? Is it a right analysis? Definitely सर, जो भी आपने चीज़ें बताई और आपने जो पहले कीवर्ड यूज़ किया स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क बेसिकली यही है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि किन चीज़ों को आप फोकस कर सकते हो ताकि आप बेटर स्कोर करो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं जब आपकी फाइनल मार्कशीट आती है, यू आर होल्डिंग अ रैंक बेस्ड ऑन योर स्कोर. तो अगर आप स्कोर पे फोकस करें, आप देखेंगे कि जो ऐसे होता है उसके आपके पास उसमें काफ़ी फ्रीडम होती है तर्क देने की, जो बाकी एग्जाम्स में नहीं होती. बाकी एग्जाम्स में आपके पास इतना सोचने का वक्त नहीं होता जितना ऐसे में होता है. तो अगर आप ऐसे का टॉपिक अच्छे से समझ के प्रॉपर्ली तर्क दे पा रहे हैं टाइम बाउंडली, तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा. साथ ही साथ अगर बात करें एथिक्स का, एथिक्स में भी सिंपल बात है, आपके पास केस स्टडीज़ हैं, आपके पास कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो अगर आप उसमें भी अपने कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स डाल सकें, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डाल सकें केस स्टडी में, आप अपना उसमें यू कैन शो योर वर्चुअस साइड कि आप कैसे एक्ट करेंगे पर्टिकुलर कंडीशन में, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बीइंग एन STM. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है. सिमिलरली ऑप्शनल में भी आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, लाइक वर्थ ऑफ 500 मार्क्स, विच इज़ अगेन अ गेम चेंजर. क्योंकि GS 1, 2, 3 में बात ये रहती है
क्योंकि उसमें पेपर कंप्लीशन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है आई बिलीव, एंड कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी जनरलाइजेशन रहती है मार्क्स की। तो इसलिए these 4 papers actually they need to be focused. So GS 4, essay and ethics and optional. So now let's talk about a little bit. मैंने जितने भी मैंने अभी तक इंटरव्यू लिए, मैंने किसी से nuanced approach नहीं पूछा. I would like to ask you your take on answer writing. How should it be done? Obviously पढ़ना, रिवाइज करना ये तो सब कर ही रहे हैं, but as far as I have noticed, you may agree that we spend very less time on writing and exactly putting in that effort कि 9 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, 9 मिनट है एक आंसर के लिए, उस क्वेश्चन को समझना भी, क्वालिटी आंसर भी लिखना, स्ट्रक्चर के साथ भी जस्टिस करना, और ये भी इंश्योर करना कि मुझे पूरे 20 क्वेश्चन भी करने हैं. So I would like to ask you, what is your take on answer writing? How should we do it? And what exactly is answer writing for those who don't know? सर तो डेफिनेटली सर, जैसे अभी आपने कहा, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ दैट आंसर राइटिंग इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी. और डे 1 से जब से मैंने तैयारी शुरू की थी, अक्सर टॉपर से सुनती रहती थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया था लिखना. और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आप मेरा पहला आंसर पढ़ेंगे, इट वॉज डिज़ास्टर. मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी. तो कहीं ना कहीं होता ये है कि आपको 8 एग्ज़ाम लिखने हैं इंक्लूडिंग द लैंग्वेज पेपर. So it's all about writing. Examiner does not know about your identity. Nothing about कि you are an IITN or you are, a PhD holder. All he or she knows is that what you have written. And is that content very relevant to the question asked? तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे इनफैक्ट मैं भी वैसे ही करती थी. मैं हमेशा सोचती थी कि पहले एक बार सिलेबस हो जाए, फिर मैं लिखना शुरू करूँगी ताकि मेरे पास कंटेंट आ जाए, क्योंकि अभी मुझे डर लगता था कि नहीं, मैं तो बहुत डिजास्टरस आंसर्स लिख रही हूँ. लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने पहले दिन ये शुरुआत कर दी होती तो शायद आज मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा बेटर कर पाती एग्जाम में. तो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट फॉर राइटिंग 8 पेपर्स यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद द राइटिंग पार्ट. सो मेक श्योर अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता, आपको जो भी उस कीवर्ड को देख के, क्वेश्चन को समझ के, जो डिमांड आप समझ रहे हैं, उसको कुछ भी लिखना शुरू करिए. जैसे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी लॉट ऑफ एनालिसिस अवेलेबल, तो अब जो भी स्टूडेंट्स लिखते हैं, सर को चेक कराते हैं या मैम को चेक कराते हैं, तो आपको जो फीडबैक मिलता है उस फीडबैक को रोज़ समझिए. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो मुझे लगता है मैंने काफ़ी लेटर रियलाइज़ की, दैट आई ऑलवेज लुक्ड फॉर परफेक्शन, एंड दिस एग्जाम इज़ नॉट फॉर परफेक्शन बट फॉर एवोल्यूशन एंड फॉर प्रैग्मेटिज्म. आप जब आंसर लिख रहे हैं, जब आपको रोज़ फीडबैक मिलेंगे, रोज़ गलतियाँ मिलेंगी, आपकी साथ साथ इम्प्रूवमेंट होगी. ये मत सोचिए कि मेरा पहला आंसर परफेक्ट होने वाला है या पहले 50 आंसर परफेक्ट होने वाले, बिल्कुल नहीं. मेरे पहले 100 आंसर्स बिल्कुल इम्परफेक्ट थे. तो इसलिए कीप राइटिंग सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एबल टू क्वालिफाई दैट. Another thing associated with this is अक्सर ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है प्रीलिम्स और मेंस का बैलेंस. ये भी पता है कि प्रीलिम्स भी ठीक ठाक डिफिकल्ट एग्जाम है, एक किस्म की वो छन्नी है, जो डोगरी में कहेंगे हम छन्नी है, कि वो मतलब वहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम है ही कि मैक्सिमम लोगों को बाहर निकालो, कुछ लोग रह जाए, उनको हम मेंस में एवेल्युएट करेंगे. अब एक गलती तो ब्लंडर मैक्सिमम लोगों ने इस बार भी की, लास्ट टाइम भी की थी, सीसैट को लाइटली लिया और उसमें बहुत अच्छे कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स ही नहीं हुआ. इस बार भी ऐसा हुआ और पिछली बार भी ऐसा हुआ था. अब जो जीएस का पार्ट है पेपर 1 का, उसके लिए पढ़ना और उसके साथ बैलेंस मेंटेन करना कि मुझे आंसर राइटिंग भी करनी है, मुझे प्रीलिम्स की फैक्चुअल और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी करनी है. इसको थ्रू आउट ईयर कैसे किया जाए और किस मंथ से, फॉर एग्जांपल अगर जून में प्रीलिम्स है तो कितने मंथ हम डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए दें, या फिर अगर आपकी कोई और स्ट्रैटेजी तो वो बताइए. बिल्कुल. तो सर जैसे आपने कहा कि प्रीलिम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, और कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट टाइम प्रीलिम में ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि प्रीलिम है, ऑब्जेक्टिव है, हो जाएगा मुझसे. लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है. और साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी अलग अलग नहीं होती है. इट हैज़ टू बी वेरी इंटीग्रेटेड, राइट. बट येस, इट इज़ ऑल्सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका प्रीलिम्स आ रहा हो, उससे 1-2 महीने पहले आपको डेडिकेटली तब प्रीलिमिनरी की तरफ ही झुकाव रखना चाहिए. तो जैसे अगर मैं नॉर्मल शेड्यूल की बात करूँ, नॉर्मल जो भी आप कॉम्पोनेंट्स पढ़ रहे हैं, GS1, GS2, GS3, आप देखेंगे किताबें प्री और मेंस की ऑलमोस्ट सबकी सेम है. अब जैसे कुछ कॉम्पोनेंट्स है, जैसे सोसाइटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वो हम कह सकते हैं वो स्पेसिफिकली फॉर मेंस हैं.
तो प्री के लिए जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, आपकी इन्वायरमेंट के लिए सारी किताबें होगी, तो वो कॉमन रहेंगी. सो यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद द सिलेबस एंड अंडरस्टैंड कि प्रीलिमिनरी और मेंस का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो ओवरलैपिंग है, सो दैट आप वो चीज़ें जो है इंटीग्रेटेड कर लें. लेकिन जब बिल्कुल प्री पास में आ रहा होगा तब आप सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स ऑब्वियसली छोड़ सकते हैं. और सर साथ में ये जैसे आपका अगला सवाल था, ये था कि प्रीलिम्स और मेंस का बैलेंस बनाना अपनी पढ़ाई के थ्रू एंड थ्रू. वो ऑलमोस्ट आपने आंसर कर भी दिया. दूसरा ये था कि डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ना चाहिए, वो भी आपने बता ही दिया. 2 महीने पहले आप बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए पहले से आपको पढ़ना चाहिए. पर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई मैं अभी मेंस की तैयारी कर लूँगा तो मैं प्री की तैयारी 2 महीने पहले करूँगा. तो आप अगर देखेंगे JKPSC में भी अब 1-2 साल से जो ट्रेंड देखा गया है, काफ़ी UPSC के पैटर्न में हो गया है. जो सवाल हैं वो काफ़ी एनालिसिस बेस हो गए हैं. तो जिस इंसान ने थॉरली स्टडी नहीं की होगी, काफ़ी फैक्चुअली पढ़ा होगा, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा एग्जाम करना. तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स एक्चुअली आपका प्री भी प्रिपेयर हो रहा है. इस बार आप देखेंगे बहुत क्वेश्चन सर ऐसे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मेंस की एनालिसिस रीजनिंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिमिनरी में. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटीग्रेटेड एंड यू शुड मेक श्योर दैट जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें. नाउ वन मोर थिंग, दैट इज द ऑप्शनल को ये डिसाइड करना. कई लोग आज भी जो हैं प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ, कई लोग दे टेक ऑप्शनल वेरी लाइटली इन द बिगिनिंग. दे से सर पहले हम GS समझ लें, दिन में अगर हमें ऑप्शनल भी पढ़ना है, GS भी पढ़ना है, तो बड़ा हैवी हो जाता है. अब जो इंसान खुद भी पढ़ रहा है घर में, तो ऑप्शनल को कितना टाइम दे अपनी प्रिपरेशन में, मतलब एज अ परसेंटेज बोल रहा हूँ मैं. लेट्स से अगर इंसान 700 आवर्स का पढ़ाई कर रहा है ओवरऑल ईयर में, अगर मैं दिन में 4 घंटे मानूँ, 5 घंटे मानूँ, या फिर लेट्स से जितना भी टाइम वो पढ़ाई पे दे रहा है, कितना पोर्शन आपने ऑप्शनल में लगाया होगा रफली, और आपके हिसाब से कितना पोर्शन ऑप्शनल पे लगना चाहिए और कितना पोर्शन GS पे लगना चाहिए? यस सर. अगर मैं ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा समय जो है यही चीज़ लेगी आपकी. इनफैक्ट इंटरव्यू में भी आपको मैक्सिमम चंक क्वेश्चन जो मुझे आए थे, दैट वर 50% to 60% बेस्ड ऑन माई ऑप्शनल. तो ऑप्शनल आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है, मीन्स में भी, इंटरव्यू में भी. और कहीं ना कहीं अगर आपको ऑप्शनल काफ़ी जो अगर जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, तो वो आपके GS में भी काम आने वाला है, साथ साथ प्रीलिमिनरी में भी काम आने वाला है. तो ऑप्शनल को आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते. जैसे कि आपने बात की कि बच्चे पहले जो है GS ख़त्म करना चाहते हैं, तो अगर वो बच्चे जिनको अभी ऑप्शनल क्लियर नहीं है कि वो क्या लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो पहले GS पढ़ सकते हैं. क्योंकि जैसे मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, मुझे आइडिया नहीं था सब्जेक्ट्स के बारे में, तो पहले मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया. फाइनली जब मुझे लगा कि मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है, तभी मैंने इसको फाइनल किया. तो अगर आप बिल्कुल न्यू है इस जर्नी में, आपको अभी ऑप्शनल के बारे में नहीं पता है, तो पहले अच्छे से आप अपने GS सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं. यू कैन गेन इंटरेस्ट. और आप ये भी कर सकते हैं कि NCERTs आजकल ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, साइकोलॉजी के लिए, फिलोसफी के लिए, सोसाइटी के लिए. तो आप NCERTs भी उनकी पढ़ सकते हैं, सो एज टू गेन insights about the overall subject. But at the end of the day, you have to make sure that optional has to have a bit more of weightage because it has a lot of marks for the mains. अब ऑप्शनल के रिलेटेड ये सबसे बड़ा इशू रहता है स्टार्टिंग में कि कौन सा ऑप्शन लें. सो व्हाट वाज योर वे ऑफ सिलेक्टिंग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल? नंबर सेकंड, ज्योग्राफी के प्रोज और कॉन्स बता दीजिए. अगर कोई ज्योग्राफी ले रहा है तो व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स, यानी व्हाट यू हैव टू डील विद, जो थोड़ा एक सरदर्द बनेगी, और प्रोज क्या हैं जो आपको फायदा देंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेटली. तो ऑप्शनल को चूज करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. कुछ लोग कहते हैं केवल इंटरेस्ट ही होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है और सारे पैरामीटर्स भी इक्वली मैटर करते हैं. अब जैसे मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इसलिए नहीं ले पाई, कंटिन्यू कर पाई, बिकॉज JKPSC में इसका ऑप्शनल नहीं था ऐसे. और सेकेंडली ये था कि मैं हमेशा से ज्योग्राफी के लिए बहुत इंक्विजिटिव थी. हम ऐसे लैंडस्केप में रहते हैं, ऐसी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं जहाँ पे पहाड़, प्लेन्स, रिवर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है. तो हमेशा इट ऑलवेज आई वॉज ऑलवेज इंक्विजिटिव टू नो अबाउट माई वेयर अबाउट्स. सो और थर्डली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब मैं अध्ययन कर रही थी GS का, जनरल स्टडीज़ का, मुझे एक ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ गया ज्योग्राफी में. और ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि मैं पूरा दिन भी ज्योग्राफी पढ़ सकती थी. अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा है कि आप पूरा दिन वो सब्जेक्ट बैठ के पढ़े और आप बोर नहीं हुए और आप बार बार उसके बारे में इजीली डिस्कशन कर सकें,
तो आई थिंक वही आपके लिए आई वुड से दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। एंड फोर्थली मुझे इसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ईजिली अवेलेबल थे, क्योंकि जैसे मैं पहले सोची थी कि मैं मैथमेटिक्स लूँगी, लेकिन मैथमेटिक्स में इशू ये आ रहा था कि बहुत कम ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने इससे क्वालिफाई किया था, तो मुझे इतनी ज़्यादा इसकी बुक लिस्ट के बारे में नहीं पता लग पा रहा था। तो और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेंड भी होता है कई बार सब्जेक्ट लेने का कि क्या कुछ कैसा चल रहा है, वैसे मैं तो इस ऑप्शन में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ये सारी चीज़ें जो आप उसको सुपरसीड कर सकते हो। तो इंटरेस्ट प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इजीली। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जो हर कोई चाह रहा था कि वो लें, और रिकमेंड भी मैक्सिमम वही करते हैं। और ज्योग्राफी के बारे में एटलीस्ट बहुत पहले से ये एक ओपिनियन बन चुका है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई इन ज्योग्राफी। पहले जब प्रीलिम्स में भी हुआ करता था ऑप्शनल 2016 तक, तब तो और भी डिफिकल्ट था, क्योंकि वेरी फैक्चुअल, दे यूज्ड टू आस्क वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो मेंस में भी यही रहा ट्रेंड कि ज्योग्राफी से करना बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट ये भी माना जाता था कि JKPSC का जो स्टैंडर्ड्स हैं फॉर ज्योग्राफी, दे आर वेरी हाई, दे आर नेवर मेट, और ज्योग्राफी से बहुत कम लोग भी दिखते थे। बट ऑफ कोर्स इस बारी 11th रैंक का भी ज्योग्राफी, 13th रैंक का भी ज्योग्राफी, 44th रैंक का भी ज्योग्राफी, 46th रैंक का भी ज्योग्राफी। एंड तो आई थिंक दिस टाइम यू हैव ब्रोकन दैट मिसकंसेप्शन कि ज्योग्राफी से करना मुश्किल है, बिकॉज अ लॉट ऑफ गुड रैंक्स, टॉप 50 में तो मैं पर्सनली 4 लोगों को जानता हूँ जिनका ज्योग्राफी, इंक्लूडिंग यू। सो नाउ यू हैव ब्रोकन दैट ट्रेंड। अब प्रोज और कॉन बता दीजिए ज्योग्राफी के, कि प्रो क्या थे, क्या आपको फायदे मिले, और कॉन्स क्या थे जिससे आपको डील करना पड़ेगा। सो प्रोस तो डेफिनेटली फर्स्ट ये है कि काफ़ी ओवरलैपिंग है आपके GS सिलेबस के साथ, प्रीलिमिनरी में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, और कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को ये बिल्कुल पता होना चाहिए अबाउट हिज और हर टेरिटरी जहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, अबाउट द इकोनॉमिक पोटेंशियल, मिनरल पोटेंशियल। तो ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर क्लियरिंग दिस सब्जेक्ट फॉर ऑल द 3 राउंड्स एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सेकेंडली आई वुड से कि इसका सिलेबस जो है काफ़ी साइंस से रिलेटेड है, प्योरली साइंस तो नहीं है, सेमी साइंटिफिक है, कि आपको हर एक चीज़ का कारण लॉजिकली पता लगेगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में ऐसा हो जाता है कि काफ़ी कुछ फिलोसॉफिकल हो जाता है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट। इसमें आपको चीज़ें लॉजिक बिहाइंड होंगी, तो वो चीज़ें मतलब एज अ साइंस ग्रेजुएट मुझे ईजी था समझने के लिए। और तीसरा ये चीज़ था कि ज्योग्राफी एज सच है ही बहुत इंटरेस्टिंग। आप नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। मैं घर में बैठे बैठे कभी यूरोप के बारे में घूम रही हूँ, कभी USA में घूम रही हूँ, घर पे बैठे बैठे मैप्स को पढ़ के, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। और कॉन्स में कहूँगी कि इसका सिलेबस वन ऑफ द लार्जेस्ट है, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि नेवर एंडिंग सिलेबस है इसका, तो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रखती है। और सेकेंडली ऐसा लगता है कि आप आजकल जो ट्रेंड देख रहे हैं, आप जो पेपर्स में पूछा जाता है, जैसे पेपर 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वो बहुत डायनामिक हो चुकी है। The questions, they are looking like the general studies questions, so it becomes very difficult to answer for optional as well as for GS, and how can you make sure कि ये optional का आंसर लगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इस बारी 2 आंसर्स बिल्कुल क्वेश्चन सेम थे रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, तो क्वेश्चन GS 3 में भी हमें वही मिला था और मेरे GS वही क्वेश्चन था, तो कई बार वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगी अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये सारे कॉन्स आपको बहुत मीडियोकर लगने वाले हैं। वेरी वेल पुट। तो आज जो लोग ज्योग्राफी लेने का सोच रहे हैं, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू वे कि भाई क्या है पॉजिटिव्स, क्या है नेगेटिव्स, एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट आरुषि? UPSC और स्टेट सर्विसेज में खुश, और फ्यूचर स्टडीज व्हाट? सो करंटली तो मैं बहुत ईगर हूँ कि अभी जो भी मुझे अभी कार्डर अलॉट हो, तो मैं अच्छे से पहले उस चीज़ को समझूँ, काफ़ी नई चीज़ें सीखूँ और फाइनली काम पे आऊँ, क्योंकि मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे कि मुझे सिविल सर्वेंट की तरह काम करने का मौका मिलेगा। पर ये भी बिल्कुल सही है कि मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिले UPSC के लिए या फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो मैं वो कंटिन्यू रखना चाहूँगी। बट करंटली आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर द ट्रेनिंग एंड जॉइनिंग द सर्विस। Okay. Now it's a very exciting time, especially when you have done a lot of hard work और finally अब आप उस point पे पहुंच जाते हैं। उस point पे अगर आपको फिर कोई बोलता है ना कि और पढ़ाई करो, it becomes very difficult to do that. But at the same time, I also would request you कि जो आपका training period है उसमें आप फिर पढ़ाई कर पाएंगे। The moment you are posted, then it becomes almost impossible. One of our friends, she is a KS officer now. She appeared for mains for 3 to 4 times, and she scored one of the highest marks
in essays. But the moment she was posted, then she could not appear. उसके दोनों attempt पे निकल गए. So if possible for you, I think you have the potential to go at the national level as well, not just serve the state but also the country also. And we definitely would want to see you in that list also. Thank you so Prelims much. भी आने वाला है 3-4 महीने में. Now you are at least पहले हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ से KS मेंस आ रहा है, वहाँ से UPSC प्रीलिम्स आ रहा है, यहाँ से UPSC मेंस आ रहा है, यहाँ से KS प्रीलिम्स आ रहा है. Now that is solved now for you because you have achieved this. अब आपके लिए purely वो focus है. I would also request the people who are responsible for making decisions for the exam कि JKPSC और UPSC को please sync करें, जैसा कि वादा किया गया था 2018 में. अब मेंस फरवरी में हो रहा है UPSC KS का और प्रीलिम्स मई में है UPSC का, तो it becomes very difficult to juggle between both the things. अच्छा Arushi, tell me what is your suggestion for a person who is appearing for the mains exam within next 1 month? ये एक महीना लास्ट का, इनमें से वो लोग भी हैं जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई, जो भी इंटरव्यू दे रहे थे आपके साथ. इनमें से वो लोग भी जिनकी सिलेक्शन तो हुई बट दे विल अपीयर फॉर बेटर रैंक्स. हो सकता है उनको रैंक नीचे आ गया तो वो ऊपर रैंक लाना चाहते हैं. और इनमें से वो लोग भी हैं ऑब्वियसली जो इस साल का मेंस ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे. सो ये लास्ट मंथ अगर आप होते इस जगह पे, गॉड फॉरबिड, अब खैर नहीं हो अब आप, बट अगर आप इस टाइम पे होते कि 1 महीना रह गया है, इंटरव्यू में टाइम वेस्ट हो गया है, या फिर वो लोग जिनको 6 महीने भी मिल गए, बट वी नो कि एग्जाम में के एग्जैक्टली 2 महीने पहले ही पढ़ाई असली में होती है, वो 6-7 महीने मिल जाते हैं, वो वेस्ट ही होते हैं. सो हाउ शुड दे यूज दिस लास्ट मंथ टू एंश्योर देयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन? सो अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो 19 जनवरी को मैं भी यही सोच रही थी अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं हो तो मैं क्या करने वाली हूँ लास्ट मंथ में. तो जो आज सवाल आप मुझसे पुट कर रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी था कि मैं क्या करूँगी. तो मैंने उस टाइम एक शॉर्ट श्योर स्ट्रैटेजी ये बनाई थी कि क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 मेंस लिख चुकी थी, एक JKPSC का भी और एक UPSC का भी, उससे पहले ही सेम ईयर में 2022 एंडिंग दिसंबर और ये सब. तो कहीं ना कहीं तैयारी थी. तो मैंने यही सोचा था कि मैं कोशिश करूँगी क्योंकि मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाऊँ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अगेन, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले कर चुकी थी. तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और आपके पास समय बहुत कम है तो आप कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करिए कि मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी. क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनके पास लिखने का भी समय अब कम बचा है क्योंकि इंस्टीट्यूट्स जो हैं अब टेस्ट सीरीज जो वाइंड अप कर रहे हैं. तो इसलिए अगर पॉसिबल है जो आपने टेस्ट दे दिए हैं उनकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए कि आपने क्या गलत किया और क्या आप अच्छा लिख सकते थे. तो मेक श्योर कि आप केवल टेस्ट ना दीजिए लेकिन उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़िए जो आपको इंस्टीट्यूट जो है साथ में बुलेट पॉइंट्स करके लिखते हैं. क्योंकि आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो आपने इधर लिखा है टेस्ट में आप कहीं ना कहीं उसी लेवल का वहाँ पे भी लिखने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है अगर आप वो बुलेट पॉइंट जो आपको टीचर ने फीडबैक दिया है उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए. तो यही स्मार्ट स्टडी है कि जो लिखा है उसको बेटर तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करके जस्ट मेक श्योर उसको आप प्रॉपरली पॉलिश करिए. तो यही मैं कहूँगी. तो आरुषि, एज फार एज द मोटिवेशन एस्पेक्ट इज कंसर्न, अक्सर जो ये सोशल मीडिया को यूज़ भी करना पड़ता है आज के टाइम पे, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, कोर्सेज के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ डिस्ट्रैक्शन. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? अगर ऑनेस्टली मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक बेसिक कीपैड फ़ोन रखा था जो मैंने सिर्फ कॉलिंग और SMS टेक्स्ट के लिए रखा था. मैं इनफैक्ट अभी लाइव ही हूँ, लाइव. दिस वाज माय कीपैड फ़ोन. तो जो मैंने सो आई यूज्ड इट थ्रू आउट माई जर्नी. यू कैन सी इट. एक्चुअली अभी नया लिया है, पहले इससे छोटा था बिल्कुल, जो नोकिया का बेसिक फ़ोन होता है विदाउट कैमरा, ओनली टच. सो आई हैड दैट फ़ोन बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को जो पर्सनली फील होता कि मैं स्मार्टफोन के साथ बैलेंस नहीं कर सकती अपनी स्टडीज़. तो बट मेरे पास एक लैपटॉप था तो मैं लैपटॉप से देख लिया करती थी जो भी वीडियोस मुझे लगती थी देखने के लिए. और वैसे कुछ बच्चे कर लेते हैं बैलेंस, लेकिन अगर पॉसिबल है आप ये वाला फ़ोन रख सकते हैं साथ में. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बंदा इंसान बोर हो रहा है तो स्मार्टफोन पे वीडियोस देख लेगा या कुछ. तो मैंने कोशिश की थी अगर मैं बोर हो रही हूँ तो मैं कुछ आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन, तो कोशिश करती थी कि मैं वॉक के लिए चले जाऊँ या कुछ मेडिटेशन कर लूँ. बट मैं कभी भी अपने आप को वीडियोस देख के दिल बहलाने की कोशिश कम करती थी. सो आई मेड श्योर कि ये वाला डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल दूर रहे. So it means you have to be your own judge. If you can manage, you can ask yourself कि आप अपने आप से धोखा ना करें. But if you cannot, better leave it side at least 1 साल के लिए जब तक आप पढ़ाई खत्म करते हैं. Great, Arushi. The insights you provided, they were very thoughtful and very resourceful.
of course अगर आप उसको use करेंगे तो, and it's an honor that you have qualified with such a good rank, not just for Jammu but the whole state, and I hope many girls who have this glass ceiling because of the society or whatever reasons, that they don't think about spending a good amount of time on their career. आपको देख के वो ज़रूर inspire हों, और लोग, और girls, और women come into the civil services like you and keep inspiring. Thank you so much for your time. It was an honor to have you as our guest. Thank you so much, sir, for having me here.